जी शुक्रिया, आपने याद दिला दिया। और सर सबको म्यूट भी कर दें। अच्छा जी, ये चीज़ें कल की थी। अब हम आज के टास्क स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिन चीज़ों लोगों को समझ में नहीं आई, उन लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइम से क्लास में आएँ और लास्ट में भी क्लास में रहें और अपनी क्यूरीज को हम तक फॉरवर्ड करें। जिनसे ये काम नहीं हुआ, जो कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, उनको क्यूरी करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग हमारे साथ ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें ताकि हम उनको बता सकें कि उनकी प्रॉब्लम का हल क्या है। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं या इसी फाइल में हम चलते हैं, कुछ नई चीज़ें भी ऐड करते हैं। टेबल हमने बना लिया। अब टेबल के साथ हम एक लिंक बनाते हैं, एंकर टैग बनाने की कोशिश करते हैं। एंकर टैग क्या होता है ये पहले ज़रा समझ लीजिएगा एक आध मिनट में। एंकर टैग कभी आप देखते हैं कि वेब पेज के अंदर, वेब पेज में होता यूँ है कि कभी यूज़र को एक जगह से दूसरी जगह रीडायरेक्ट करवाना होता है। हम किसी लिंक पे, किसी बटन पे हिट करते हैं तो एकदम से नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये नया पेज कैसे ओपन हो जाता है, किसी दूसरी साइट पे आदमी कैसे चला जाता है। आप किसी ऐड पे, यूट्यूब पे देखते हुए किसी ऐड पे हिट करते हो, फेसबुक देखते हुए किसी ऐड को आप प्रेस कर देते हो कि बटन पे क्लिक हो जाता है, तो वो एक नया पेज, कई और वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए एंकर टैग HTML में यूज होता है। और एंकर टैग कैसे बनाते हैं हम देखने लगे हैं। एंकर टैग है तो एंकर ए से स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लेस देन साइन के साथ ए लिखेंगे तो ये हमारे लिए एक एंकर टैग हमारे लिए बना देगा। ये देखें, जैसे मैंने ए लिखा तो ए फॉर एंकर, तो इसलिए इसने एक टैग सजेस्ट कर दिया। ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे टैग्स या एट्रीब्यूट्स बता दिए। हमें ये पहले वाले को ही लेना है, एंकर टैग। एंकर टैग में दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। एक तो हम यूज़र को चाहते हैं कि वो फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो। हम अपने पेज में चाहते हैं कि वो फेसबुक पे, या चलो W3 स्कूल पे हम उसको लेके जाना चाहते हैं, HTML ट्यूटोरियल उसको दिखाना चाहते हैं। तो हम यूज़र देखे, हमारी वेबसाइट पे आए और उसको नज़र आए कि कहीं पे HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, तो मैं HTML ट्यूटोरियल पे अगर जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। तो जो कुछ भी मैं उसको दिखाना चाहता हूँ वो एंकर के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में मैं उसको लिखूंगा। मेरा ख्याल है मैं बाकी कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। ये नीचे HTML ट्यूटोरियल आ रहा है, बाकी कोड को ज़रा थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि ये सारा अच्छा आपको नज़र आ जाए। कमेंट करने का तरीकाकार क्या है ये भी मैं बता देता हूँ, आपको नज़र आ जाएंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और कैसे वो किए जाते हैं। तो ये देखिएगा, ये पूरी की पूरी मैंने एरिया को सिलेक्ट किया। ऐसी चीज़ें जो हम यूज़र को दिखाना नहीं चाहते, वो पेज पे एग्जिस्ट करें लेकिन यूज़र को दिखाना नहीं चाहते, उनको कमेंट कर दिया जाता है। तो कोड को कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क मैंने यूज़ किया तो सारा का सारा कोड कमेंट हो गया और अब वो यूज़र को दिखेगा नहीं, हमारे वेब पेज में वो नज़र नहीं आएगा। तो दोबारा मैं आपके साथ ब्राउज़र शेयर करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिएगा, ये अब HTML ट्यूटोरियल मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कुछ मैंने दिखाना था वो एंकर टैग के दरमियान में लिख दिया। एंकर टैग के दरमियान में जो यूज़र को दिखाना था, तो मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि अगर आप HTML ट्यूटोरियल पे विजिट करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो इस लाइन पे हिट करो, इस लाइन पे हिट करो तो आप HTML ट्यूटोरियल देख सकोगे। लेकिन अभी मैं हिट करता हूँ तो कहीं पे भी नहीं जाता, वो इसी पेज पे रह रहा है, कहीं और जा ही नहीं रहा। मैं बार बार उसको क्लिक करता चला जा रहा हूँ और पेज शायद सेकंड, मिली सेकंड के अंदर रीलोड हो रहा है, लेकिन जा कहीं नहीं हो जा रहा, किसी और पेज पे वो जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा ये जरा हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं जा रहा। यहाँ पे ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हमने उसको लेके कहाँ जाना है, ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। जहाँ पे हमने उस यूजर को लेके जाना चाहते हैं वो डिफाइन करना जरूरी है। हमने तो जस्ट ये एक मैसेज यूजर को दिखाया कि एंकर टैग में दिखेगा कैसा। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमने एंकर टैग बनाया, इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये है कैसे, मैं दोबारा अपने पेज पे जाते हैं। मैं यूजर को ये पेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ये वाला। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सॉरी, ये पेज है जिसमें HTML ट्यूटोरियल है, यहाँ पे W3 स्कूल पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जब यूजर वहां पे क्लिक करे तो इस पे ये पेज लोड हो जाए उसके सामने। तो इसलिए इसका URL मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ये URL मैंने टॉप से उठाया, यहाँ पे यूजर को लेके आना चाहता हूँ तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। और अब मैं चलता हूँ अपनी फाइल के अंदर और फाइल में जाके हम इस URL को पेस्ट करते हैं। तो देखिएगा
ये मेरा एंकर टैग स्टार्टिंग टैग है और ये एंकर का एंडिंग टैग है और दरमियान में HTML ट्यूटोरियल है। जो मैंने लिखा वो वहां पे यूजर को दिख रहा है। अब मैं यूजर को इसके क्लिक होते ही कहां पे लेके जाना चाहता हूं ये इस एंकर टैग को बताऊंगा, तो ये एंकर टैग यूजर को वहां लेके चला जाएगा। तो ये href एक एट्रीब्यूट है। हमने कल एट्रीब्यूट का भी तस्करा किया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। हमने बताया था कि एट्रीब्यूट लेस देन साइन के बाद जो भी HTML का यूज होती है, जो भी HTML का वर्ड आता है वो बेसिकली टैग होता है। तो देखें लेस देन के बाद ए आ रहा है तो ये टैग है, और उसके बाद टैग के बाद स्पेस दे के जो कुछ भी आप ग्रेटर देन साइन से पहले जो कुछ भी ऐड करते रहेंगे वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज किया था, ये देखिएगा ये टेबल का टैग है, कमेंट कर दिया लेकिन नजर तो आ रहा है आपको। तो यहाँ पे एक ये टेबल बॉर्डर का टैग बोलते हैं। टेबल जो है ये टैग है और ये बॉर्डर जो है स्पेस दे के उसके साथ जो लिखा गया है ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट और टैग सिंपली आप समझ लें कि टैग जो होता है वो पेरेंट है और एट्रीब्यूट्स जितने भी होते हैं वो चाइल्ड की तरह होते हैं। तो देखें असल टैग ये वाला है और उसके चाइल्ड के तौर पे हमने बॉर्डर लगाया। तो इस बॉर्डर ने क्या किया, इस HTML को बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पे href है। href डेस्टिनेशन को बोलते हैं कि अगर यूजर इस एंकर टैग पे क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ पे, तो जहां पे उसको लेके जाना चाहते हैं वहां का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैंने वो वहां से कॉपी कर लिया था तो वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। जिस जगह पे यूजर को रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ, जहां पे यूजर को लेके जाना चाहता हूँ, वो यहाँ पे डबल कोट्स के दरमियान मैंने पेस्ट कर दिया है। ये href टैग के दरमियान डेस्टिनेशन डालेंगे तो वो डेस्टिनेशन पे यूजर चला जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ अपने कोड को और दोबारा से हम ब्राउजर में जाके देखते हैं कि अब हम उसको हिट करते हैं तो क्या होता है। चलते हैं जी, पेज को रिफ्रेश किया क्योंकि मैंने कोड को सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करना जरूरी है, हर दफा ये अपनी हैबिट बना लें। मैंने उसको अब HTML लिंक पे हिट करता हूँ तो देखिएगा अब वो डेस्टिनेशन पे चला जाता है। ये जैसे ही मैंने हिट किया तो वो जहाँ पे मैं उसको लेके जाना चाहता था वहां पे वो पेज उसने ओपन कर दिया। दोबारा बैक जाते हैं तो अपने पेज पे दोबारा आ जाएंगे। मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, जितनी दफा भी आप क्लिक करेंगे वहीं पे वो लेके जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको facebook.com पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप चूंकि अभी न्यू है, नए नए HTML सीख रहे हैं, तो आप नए ब्राउजर में एक दफा जिस डेस्टिनेशन पे यूजर को लेके जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन का एड्रेस ओपन करें, उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फिर उसको एंकर टैग के दरमियान जाके उसको पेस्ट कर दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू में स्टूडेंट्स को वो लिखने की आदत नहीं होती, वो लिखने का पता नहीं होता कि URL कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका कार क्या है। मैं एक और एंकर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ, एंकर टैग, और ये एंकर मैं फेसबुक के हमारे ग्रुप जो है वहां पे लेके जाना चाहता हूँ। NFTP टैग 2 यहाँ पे यूजर को ये दे दिया तो दो एंकर टैग हमारे पास बन गए। और इन दोनों के दरमियान में मैं एक BR टैग डाल देता हूँ। एक नया टैग आपको नजर आ रहा है BR। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन ब्रेक भी दोनों के दरमियान आ जाए, तो एक लाइन ब्रेक भी अगर डालना चाहें तो तब भी आप BR टैग यूज करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान एक लाइन ब्रेक, ये एक लाइन में आए और ये दूसरी लाइन में आए, तो इसलिए मैंने BR टैग यूज किया। किसी ने कल परसों पूछा भी था BR टैग किस लिए होता है, तो BR टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है, लाइन एक ब्रेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं NFTP ये लिखा हुआ नजर आएगा, इस पे जब क्लिक किया जाएगा तो यूजर इस पेज पे चला जाएगा। तो चलें इसको भी जरा एक दफा ट्राई करते हैं। मैं आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करेंगे तो वो लाइन ब्रेक नई लाइन आ गई है, नया एंकर टैग यहाँ पे लगा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हम इसको देखें, जैसे मैंने उसको हिट किया तो फेसबुक का वो पेज मेरे सामने खुल गया जो हम खोलना चाह रहे थे। जो भी डेस्टिनेशन थी वो हमने यहाँ से कॉपी करके पहले ही डाली थी, तो इसलिए वो एग्जैक्टली उसी डेस्टिनेशन पे यूजर को लेके आ गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा एक छोटी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वो प्रैक्टिस ये है, ये देखें ये एक ऑर्डर लिस्ट है। हम इसको ऑर्डर लिस्ट को उठाते हैं, यहाँ से ऑर्डर लिस्ट को उठा के यहाँ पे ले आए। जरा ये समझिएगा कि HTML लोगों को ज्यादा दुश्वारी ये होती है कि HTML लिखते हुए HTML के टैग्स के अंदर एक टैग दूसरे टैग के अंदर मुमकिन है आ जाए। तो हम ये करते हैं कि जहाँ पे HTML लिखा हुआ है वहां पे एंकर टैग लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए रीडेबल इसको बना दें।
बाकी लोग अपने माइक को सर ये काइंडली आप म्यूट कर दें। म्यूट कर दूं तो फिर सभी कोई भी रिमाइंड करवाने वाला भी नहीं रहता। तो बहरहाल एक आध को तो मुझे ओपन रखना चाहिए था। चलें खैर, अब देखिएगा जी, कोड को जरा इंडेंट भी रखेंगे तो ताकि वो हमारे लिए रीडेबल भी रहे। ये लिस्ट आइटम स्टार्ट हो रही है, ये लिस्ट आइटम एंड हो रही है, और दरमियान में मैंने एंकर टैग उठा के डाल दिया। और इसी तरह हम CSS वाले को भी उड़ा देते हैं और यहाँ पे एंकर टैग बीच में लिस्ट में डाल देते हैं ताकि ये कदरे बेहतर लगे। लिस्ट के अंदर CSS हमारा एंकर टैग आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। ये इसको मैंने घसीट के यहाँ पे ले लिया। तो ये देखिएगा, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। LI टैग, 2 LI टैग हैं, 2 लिस्ट आइटम्स हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट में एक लिस्ट आइटम है, पहली लिस्ट आइटम में मैंने एंकर टैग लगा दिया। तो HTML मर्ज होती है एक दूसरे के अंदर, नेस्टेड HTML लिखी जाती है। ये जरा समझना स्टूडेंट्स के लिए कदरे मुश्किल होती है, लेकिन हम इसमें इसकी कोशिश करेंगे इसको समझने की। चलेंगे हम जरा फिर दोबारा चलते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम एंकर टैग पे लगा दिया, लेकिन इसलिए कि ताकि आपको बात ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा जी, अब देखें वो आपके सामने 2 लिस्ट की सूरत में ये दोनों टैग नज़र आ रहे हैं आपको। अब हमने BR टैग की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि BR टैग अब लिस्ट में आ गई, तो लिस्ट में हर लिस्ट आइटम नए पेज पे आती है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने एंकर टैग भी पढ़ लिया। अब हम जरा इमेज टैग को देखते हैं। इमेज टैग क्या होता है, इमेज कैसे हम अपनी उसमें पेस्ट कर सकते हैं अपने पास। इमेज टैग के लिए जो टैग यूज होता है उसको इमेज टैग ही बोलते हैं। हम टॉप पे लगाने की कोशिश करते हैं इमेज टैग, बाकी चीजों को नीचे ले जाते हैं। इमेज टैग के लिए इमेज है तो IMG एक टैग यूज होता है। अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, तो अभी हम उस क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे कि इमेज टैग को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब जरा देखिएगा कि इमेज को कहाँ लगाना है। तो आपके सामने चूंकि मेरे पास आपको वही नज़र आ रही होगी मेरा कोड, लेकिन मैं पहले एक नज़र देख लूँ कि कोई इमेज भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि नहीं मौजूद। मुझे एक इमेज चाहिए होगा जो आपको डिस्प्ले दिखा दूँ। चलें जी, एक इमेज मुझे मिल गया, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। जहाँ पे इमेज आप दिखाना चाहते हैं और जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हो वहीं पे आपके इमेज का होना ज़रूरी है। तो मेरी फाइल चूंकि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने अपना इमेज भी डेस्कटॉप पे रख लिया। तो इमेज मेरा डेस्कटॉप पे है और उसका नाम मैंने नोट कर लिया है। मेरा डेस्कटॉप पे जहाँ पे मेरी फाइल है, ये intro.html जहाँ पे पड़ी हुई है, वहीं पे मेरा इमेज भी पड़ा हुआ है। और उस इमेज का नाम है ये, और .png है। डॉट की इमेज की जो एक्सटेंशन है वो .png है। और ये उसका पूरा वो कि वो मौजूद कहाँ पे है, मैं कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं दी। मैंने दिया कि जहाँ पे ये फाइल मौजूद है, ब्राउजर को कहा जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है वहीं पे देखो कहीं पे पड़ा होगा। तो वहीं पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसको कोई खास डेस्टिनेशन आगे पीछे लेके जाने की मुझे जरूरत नहीं थी, पूरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपली इमेज का नाम, साथ में उसकी एक्सटेंशन, सोर्स का एट्रीब्यूट है, इमेज टैग है, उसके साथ सोर्स का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के डबल कोट्स के अंदर आप इमेज का नेम डालेंगे, और शर्त यह है कि जहां पे आपकी फाइल पड़ी हो वहीं पे आपका इमेज होना जरूरी है। और इमेज का एग्जैक्टली नाम कॉपी कीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है वहां पे भी उन्होंने रखा, तब भी इमेज लोड नहीं हो रहा। तो शायद उन्होंने उनसे गड़बड़ ये हुई होगी कि उन्होंने नाम सही नहीं लिखा होगा, एक्सटेंशन नहीं लिखी होगी, या फिर जिस फाइल को वो एडिट कर रहे होंगे वो फाइल बेसिकली वर्किंग फाइल नहीं होगी, वर्किंग फाइल कोई और होगी, और जो है एडिट जिसमें वो एडिटिंग कर रहे होंगे वो कोई और फाइल होगी। इसी तरह हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करते हैं आपके सामने, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक इमेज कैसे दिखता है पेज में। और ये देखिएगा, ये एक इमेज आपको नजर आ रहा है।
इमेज हमने लगाया, सिंपल सा तरीकाकार था। अब मैं इमेज को ज़रा किसी डायरेक्टरी में डालता हूँ। मैं बल्कि एक और इमेज उठा लेता हूँ यहाँ से, और उस इमेज को मैं, मेरे पास एक और इमेज है लेकिन वो एक डायरेक्टरी के अंदर है, उस डायरेक्टरी का नाम मेरे पास उस डायरेक्टरी का नाम भी मौजूद है। अब एक और इमेज लगाने की कोशिश करते हैं, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इमेज दूसरा भी लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं ताकि नया इमेज जो है वो नई लाइन पे शो हो, इसी के साथ मर्ज ना हो। तो मैंने एक लाइन ब्रेक भी ऐड कर दी जी। ये किसी ने फिर ऑन कर लिया। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है। बाकी लोग माइक ऑफ रखेंगे, बाकी किसी ने माइक अभी खोल लिया। अच्छा जी, ये देखें जी, स्क्रीन में आपके साथ दो इमेज अब आपको नजर आ रहे हैं। दूसरे इमेज का नाम मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, बी आर दोनों के दरमियान में आ गया। यहाँ पे एक दूसरा नाम मैं डाल देता हूँ, लेकिन ये इमेज जो है ना, ये डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा हुआ। डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये मेरे पूरे इमेज का नाम है। बहुत लंबा सा मैंने नाम प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया जो भी इमेज का नाम था। और उसके बाद अब चूंकि ये डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा हुआ इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा। चलें करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। उम्मीद है ये नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, लेकिन बताना ये है कि ये इमेज अगर वहां पे मौजूद होगा तो डिस्प्ले होगा। ये देखिएगा, ये नीचे है HTML ट्यूटोरियल के साथ। पीछे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये एक छोटा सा इमेज, ब्रोकन इमेज आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँ, जूम करता हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये HTML ट्यूटोरियल को मैंने हाईलाइट किया, इससे पीछे एक ब्रोकन इमेज आपको नजर आ रहा है। ये वो इमेज है, बेसिकली कुछ भी शो नहीं हो रहा है ही नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये पाथ इसका ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई चीज मौजूद है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसका पाथ ठीक नहीं दिया गया, उसका एड्रेस ठीक नहीं दिया गया। डाकिया को जब सही एड्रेस ना दिया जाए तो डाकिया जो खत है ना, वो वापस ला के आपको ही डिलीवर कर देता है और आपको कहता है जी आपने गलत एड्रेस दिया था, इसलिए आप चार्जेस भी आप ही पे करेंगे। तो समटाइम आपसे कुछ डिमांड भी कर लेता है पैसों की। तो ऐसे ही सेम मामला ये है कि हमने इसको पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब मैं इसका प्रॉपर एड्रेस देता हूँ। मैंने बताया था कि ये एक डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, और डायरेक्टरी का नाम है वो, ये डायरेक्टरी का नाम है, मैं उसको एज इट इज वहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्टरी का जो भी नाम है वो मैंने लिखा और उस फॉरवर्ड स्लैश दरमियान में डाल दिया। डायरेक्टरी का नाम ये है। अब और फिर उसके बाद आगे, सॉरी ये मैंने गलत जगह पे इसको डाल दिया, ये तो एंकर टैग है। हम इस एंकर टैग को खत्म कर देते हैं, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। मैंने इसको पूरा का पूरा कमेंट कर दिया, ये भी दिखना नहीं चाहिए। हमारा ये वाला इमेज टैग है। इमेज में पहले, इमेज के नाम से पहले मैंने अपनी डायरेक्टरी का नाम पेस्ट किया और दरमियान में फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया। आगे इमेज का नाम है और उससे पहले डायरेक्टरी का नाम है। तो जितनी भी डायरेक्टरीज अंदर हैं आगे को बनी हुई है, वो सब के नाम आप डालते जाएं और साथ में फॉरवर्ड स्लैश डालते रहें, और आखिरी डायरेक्टरी जिसमें इमेज पड़ा होगा उसका नाम दे दें तो इमेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। चलते हैं हम दोबारा पेज पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा वाला इमेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिएगा नीचे एक और इमेज हमारे पास शो हो रहा है, और अब ये सक्सेसफुली शो हो रहा है क्योंकि अब हमने इसका एड्रेस ठीक तरीके से पास किया। उम्मीद है ये चीज भी समझ में आ गई होगी आपको। इमेज लगाना और एंकर टैग लगाना, ये दोनों चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलें जी हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हाथ रेज कर लिए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अभी क्यूए सेशन थोड़ी देर में होने वाला है, तो अपनी क्यूरीज को नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह जैसे क्यूए सेशन स्टार्ट होगा तो सबको अलाउ करूंगा, इंशाल्लाह फिर सारी क्यूरीज भी की जाएंगी। इमेज डायरेक्टरी में किसी ने कहा रिपीट कर दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मेरी डायरेक्टरी का नाम है जिसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है, और ये इमेज का नाम है। इमेज के नाम और डायरेक्टरी के नाम के दरमियान मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाला है। PNG से पहले PNG डॉट है, डॉट एक्सटेंशन है, और उससे पहले ये क्या है आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये क्या, ये नाम है, एक रैंडम सा नाम मैंने डाला हुआ है, पता नहीं कोई इमेज पड़ा हुआ था, मैंने उसका नाम कॉपी कर लिया। ये नाम तो उसका लिखा हुआ था। स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, जूम में कोई ऐसा तरीकाकार किसी को मालूम है कि पूरी स्क्रीन जो भी मैं ओपन करूं वो शेयर होती रहे? यहाँ पे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। शेयर कंप्यूटर साउंड शेयर,
ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर विंडो होती है क्लिप। सर। बहरहाल ऐसा तो मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने काफ़ी ट्राई किया, चले बार बार करना चल हो रहा है। तो देखें, ये किसी ने कहा जी पीएनजी से पहले, ये पीएनजी से पहले जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है ये नाम है, ये इमेज का नाम है, नाम जो भी रख लें। तो मेरे इमेज का नाम यही था, तो इसलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब मैं उसका नाम एडिट करता, कोई रीजनेबल नाम रखता, टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया, कॉपी किया और उसका नाम डाल दिया। ये इमेज का नाम है, ये 1 2 3 जो कुछ भी लिखा हुआ है इंटरनेट से डाउनलोडेड इमेज है, और मैंने उसका नाम नहीं चेंज किया। इसका नाम मैंने चेंज किया हुआ था, इसलिए आपको नजर आ रही है। चलें जी, बाकी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह रिपीट करूंगा। अब क्यूए सेशन को हम बाद में लेते हैं इंशाल्लाह। मैं दोबारा ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, अब हमारी चीज़ें रह जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं दोबारा इन सब चीज़ों को रिपीट करूंगा, लेकिन क्यूए सेशन में। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है। 3 टैग, 2 टैग अभी हमने पढ़ लिए। इमेज टैग कैसे लगाया जाता है, इमेज, और हमने एंकर टैग कैसे लगाया जाता है, ये दोनों चीज़ें देख ली। और साथ हमने थोड़ा सा नेस्टेड HTML को टच किया कि HTML के एक टैग के अंदर दूसरा टैग कैसे लगाया जाता है, हमने ये भी देख लिया। अब हम जरा चलते हैं, फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी, बिल्कुल। अब हम फॉर्म के टैग को यूज करते हैं, फॉर्म टैग बनाने की, फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर्म क्या होता है ये जरा समझिएगा। HTML में ना जब बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बैकएंड डेवलपर के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न जो उसका होता है ना, वो फॉर्म से, सबसे ज्यादा उसकी कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्म के साथ होती है। HTML फॉर्म, HTML फॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली यूजर से डेटा लेने का तरीकाकार होता है। जब भी यूजर से हम डेटा लेना चाहते हैं तो उसको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करता है और डेटा हमें मिल जाता है। और फिर आगे बैकएंड डेवलपर का काम शुरू हो जाता है, वो सारे डेटा को उठाता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसको डेटाबेस में डालता है। तो अभी हम फॉर्म बनाने लगे हैं, और फिर उसके बाद ये पूरी ना 2-3 महीने ये फॉर्म हमारी जान नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहेगी इंशाल्लाह जी। मैं सारी चीज़ों को रिपीट करूँगा क्यूए सेशन में इंशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं कि फलां फलां चीज़ को रिपीट कर दें, मैं अभी उसको रिपीट करूँगा, लेकिन अब क्यूए सेशन में एक दफ़ा ये चीज़ें एंड हो जाए। मैं आज भी रिपीट करूँगा, कल सुबह आते ही रिपीट करूँगा, फिर कल कल के लेक्चर के एंड में भी इन सारी चीज़ों को रिपीट करूँगा, आज क्लास के एंड में 2-4 दफ़ा रिपीट करूँगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें, जो चीज़ आपसे रह गई आप नोट करते रहें, और इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ों को रिपीट करूँगा। अब हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं। फॉर्म बनाने के लिए ऑब्वियसली फॉर्म का एक टैग होगा। फॉर्म, जैसे मैंने F लिखा तो वो देखें F से स्टार्ट होने वाले सारी की सारी चीज़ें उसने मुझे सजेस्ट कर दी। मैंने फॉर्म को चूज कर लिया, उसने मुझे बता दिया फॉर्म का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। अब बाकी कुछ जो कुछ भी होगा फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में होगा। फॉर्म में सबसे पहले लेबल लगाया जाता है। लेबल हम बताते हैं कि यहाँ पे यूजर ने क्या लिखना है, तो एक लेबल डिफाइन किया। लेबल का नाम मैंने दे दिया यूजर से, कि यूजर का नेम यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा जी अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए। फॉर्म के अंदर सबसे अहम तरीन चीज होती है वो इनपुट फील्ड होती है। IN लिखा तो IN से जितनी भी स्टार्ट होने वाले टैग्स थे वो उसने दिखा दिए। मुझे इनपुट चाहिए थी, मैंने इनपुट फील्ड लगा दी। लेकिन जी इनपुट एक टैग है और उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट्स है और एक नेम एट्रीब्यूट्स है। इनपुट टाइप्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जरा मैं एक सिंपल सी पहले आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद बाकी हम चीज़ों को देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, सॉरी टी लोअर में होगा इसलिए, और यहाँ पे नेम में इसका कुछ भी नेम रख दें जो भी आप मुनासिब समझे, क्योंकि इसमें यूज़र ने अपना नेम डालना है, अपना यूज़र नेम डालेगा, फुल नेम डालेगा या कुछ भी डालेगा, तो यहाँ पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पे डाल दें, फुल नेम। इसका नाम भी मैंने फुल नेम ही रख दिया। और यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं है, यहाँ पे भी मैं लेबल में भी फुल नेम लगा देता हूँ ताकि ज़रा चीज़ें क्लियर रहें। और उसके साथ फुल नेम, फिर एक और इनपुट डालता हूँ यहाँ पे, और उसके साथ मैं उसको कह देता हूँ फुल नेम के साथ हम एक, ये भी टेक्स्ट है, सॉरी। अब मैं एक बटन लगा देता हूँ, बटन। तो बटन के लिए सबमिट का बटन होता है, सबमिट, टाइप ही सबमिट होती है, और नेम, इसका नाम भी हम सबमिट रख लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू का एट्रीब्यूट भी यूज होगा और उसका नाम भी हमने सबमिट रख दिया, वैल्यू में भी हमने सबमिट डाल दिया। ये जरा अहम चीज है बटन। मैं इंशाल्लाह इन सारी चीजों का भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मैंने एक लेबल लगाया है
उसके बाद एक इनपुट फील्ड डाली है जिसमें यूजर डेटा डालेगा, और एक बटन लगा दिया साथ में जिसको हिट करके यूजर अपना काम खत्म कर देगा, वो कहेगा जी सबमिट कर दो। इनपुट फील्ड आई है, इनपुट टैग यूज हुआ है, उस इनपुट टैग के साथ एक टाइप का टैग एट्रीब्यूट यूज हुआ है, यहाँ पे भी टाइप है, यहाँ पे भी टाइप है, और इसी तरह एक नेम का एट्रीब्यूट ऊपर भी है नीचे भी है। हर इनपुट फील्ड का अलग अलग नाम रखेंगे ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन सी इनपुट फील्ड है और ये कौन सी इनपुट फील्ड है। और वैल्यू जो इनपुट फील्ड में हमने दिखाना है वो उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लगाई, अभी हम उसको क्यों नहीं लगाई अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और बटन की वैल्यू क्यों लगाई है ये जैसे ही आप फॉर्म को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं जी, अपने ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करते हैं और एक फॉर्म आपके सामने नजर आएगा। ये देखिएगा जी, ये इनपुट फील्ड है, ये नेम है, ये लेबल है, और ये इनपुट फील्ड है, और ये एक सबमिट का बटन नजर आ रहा है। वैल्यू में जो कुछ लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। हम बाकी कोड को मैं कमेंट करता हूँ। जी, इनपुट का क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता, आप ना भी लिखे वो नहीं होता, होता तो है लेकिन ना भी लिखेंगे तो तब भी गुजारा हो जाता है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है उसमें। इनपुट के लिए समटाइम ऐसे क्लोजिंग टैग आ जाता है इसके एंड पे, ये जो मैंने बताया अभी। अच्छा जी, बाकी चीज़ों को मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहें, आपको समझने में दुश्वारी ना हो। मैं चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। चलें जी, दोबारा से आपको ब्राउज़र में ले चलता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखिएगा जी। अब इनपुट फील्ड आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही है, ये लेबल है, ये इनपुट फील्ड है। यहाँ पे भी अगर वैल्यू का टैग मैं लगा दूंगा तो इनपुट फील्ड में जो कुछ दिखाना है वो यहाँ पे कुछ नज़र भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अभी वैल्यू नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि लेबल साथ में मौजूद है। यहाँ पे फुल नेम, मतलब ये है कि यूजर को कहा जा रहा है कि फुल नेम यहाँ पे लिख दो, और उसके बाद फुल नेम लिखने के बाद सबमिट के बटन पे हिट कर दो। तो सबमिट के बटन पे वो जैसे ही हिट करेगा, सबमिट का बटन मुझे रिसीव हो जाएगा, और उसके बाद हम आगे इसको यूजर के डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। ये एक बेसिक सा फॉर्म था। अब जरा फॉर्म की इनपुट टाइप्स देखिएगा। फॉर्म जब हम बनाते हैं तो फॉर्म में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ तरह का डेटा यूजर से लिया जाता है। एक तो टेक्स्ट डेटा लेना हो तो उसके लिए हमने टेक्स्ट इनपुट फील्ड रखी है। हम जरा स्लाइड्स को देख लें, चले स्लाइड्स में जरा आसान सी स्लाइड्स की तरफ चले जाते हैं। चंद दिन में हम आज क्लास के एंड पे हम स्लाइड्स को भी देखेंगे। अभी हम W3 स्कूल से चंद चीज़ों को देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपके पास असबर हो जाएं और आपको समझ में भी आ जाए कि मेरी स्लाइड्स की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास हैं उससे बेहतर स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप हर जिसके पास भी इंटरनेट मौजूद है वो उसके पास ये स्लाइड्स मौजूद हैं। मुझे यहाँ से फॉर्म को देखना है, जो फॉर्म मैंने अभी पढ़ाया कि फॉर्म कितनी तरह का होता है, उसकी इनपुट फील्ड्स कितनी तरह की होती हैं, वो सारी हम देखते हैं। तो फॉर्म मुझे मिल नहीं रहा, मैं सर्च कर लेता हूँ छोटा सा फॉर्म। ये देखें जी, ये फॉर्म HTML फॉर्म आ गया, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स आ गए, फॉर्म के एलिमेंट्स आ गए, ये इनपुट टाइप्स आ गई। इनपुट टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो इनपुट टाइप्स को खोल लेते हैं। देखिएगा जी, इनपुट टाइप बटन भी होती है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स होता है, इनपुट टाइप कलर होता है, इनपुट टाइप डेट होता है। कभी हम यूजर से हम डेट भी पिक करवाना चाह रहे हैं, कभी यूजर से हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल चीजों को चेक करे। फॉर एग्जांपल हम यूजर से कहते हैं कि वो अपनी हॉबीज बताए, तो हॉबीज एक नहीं होती, वो एक से जायद हो सकती हैं। आदमी की क्या पसंदीदा चीजें हैं वो एक से जायद हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी चेक बॉक्सेस की सूरत में हम लगाएंगे और यूजर वो चेक बॉक्सेस उसको नजर आएंगे और चेक बॉक्सेस को लेके वो चेक करता चला जाएगा। कभी यूजर से हमें डेट चाहिए होती है, कभी यूजर से हमने कलर भी पिक करवाना होता है। कभी ऑनलाइन सेल परचेज हो रही है, शॉपिंग कार्ट हमने बनाया हुआ है, तो यूजर से कहा जा रहा है कि किस कलर का आपको कपड़ा चाहिए या किस कलर की आपको आइटम चाहिए, तो वो भी। और इसी तरह ईमेल कभी हमें चाहिए होती है, तो ईमेल के लिए ईमेल अलग से इनपुट टाइप है। कभी हमने फाइल भी यूजर से कहना होता है कि अपना प्रोफाइल इमेज अपलोड कर दो, तो उसके लिए फाइल इनपुट टाइप होती है। और कभी कुछ डेटा इनपुट में हिडन भी रखना होता है, यूजर को दिखाना नहीं होता, तो उसके लिए हिडन इनपुट टाइप आती है। और कभी यूजर इमेज इनपुट टाइप भी होती है। मंथ यूजर से लेने की जरूरत पेश आए, नंबर्स यूजर से लेने पड़े, तो नंबर्स के लिए अलग से एक नंबर की एक इनपुट टाइप है। ओहो, मैं ये शेयर नहीं कर पाया। नहीं, मेरी स्क्रीन तो आपको नजर आ रही है।
लेकिन बीच में इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें, पहले बात को अच्छे तरीके से सुने, फिर उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं और कई दिनों से कर रहे हैं, आज आप तशरीफ लाए हैं तो क्यूए सेशन में आप फिर क्वेश्चन करें, इस तरह बीच में डिस्टर्ब ना करें। जब मैसेजेस में कुछ आना शुरू हो जाता है तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। तो क्वेश्चंस को संभाल के रखें, नोट रखें, कापी पेंसिल अपने पास रखें, क्वेश्चंस को नोट करें और आखिर में मुझसे सारे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं सबको आंसर करूंगा। जी, पासवर्ड, कभी यूजर से पासवर्ड लेने की जरूरत पेश आती है और जो यूजर को किसी और को दिखाना नहीं है, वो हिडन में इंक्रिप्टेड फॉर्म में लेके जाना है, तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप आती है रेडियो बटन। कभी हमें यूजर से ये चाह रहे होते हैं कि वो दो में से कोई एक चीज सेलेक्ट करे, तो दो में से या 5-6 चीजों में से कोई एक सिलेक्ट करवानी होती है। मोस्टली जेंडर इसकी बहुत एग्जांपल होती है कि मेल और फीमेल, और कभी शीमेल भी बीच में डाल दिया जाता है कि तीनों में से कोई एक चीज आप बता दें कि जेंडर क्या है। तो कोई एक चॉइस यूजर को देनी चाहें तो उसके लिए रेडियो बटन आता है। मल्टीपल चॉइसेस यूजर को देना चाहें तो हमने ऊपर देखा था चेक बॉक्सेस उसके लिए आते हैं। इसी तरह रेंज भी कभी बतानी मकसूद होती है, कभी कोई बटन रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये सारी इनपुट टाइप्स हैं और आप इन सबको यूज कर सकते हैं। हर एक के साथ लेबल लगाएं। ये देखें एक फॉर्म बना हुआ है, हम एज इट इज उसको उठाते हैं और अपने पास यूज करते हैं। आसान सा तरीका है। कोड मैंने ये W3 स्कूल से चीज़ों को समझने का तरीकाकार भी आपको बता रहा हूँ, हैंड आउट्स आपके पास मौजूद है। ये फॉर्म उठाया, अपने पास कोड में डाला, तो ये मैं पहले अपना वाला फॉर्म डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह नया फॉर्म जो मैंने उधर से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं आपके स्क्रीन शेयर कर जी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मैंने वो अपना वाला फॉर्म डिलीट कर दिया और ये जो मैंने W3 स्कूल से कॉपी किया था वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे जाके कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ जो हमने नया डाला। तो W3 स्कूल से आप ऐसे तरीके से, ये देखें एक फॉर्म बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और दरमियान में ये इनपुट फील्ड्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आप W3 स्कूल से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। यहाँ से ट्राई इट योर सेल्फ का बटन लगा हुआ है, यहाँ से आप इन चीज़ों को ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस कोड को कॉपी करूँगा तो ये पासवर्ड वाली फील्ड भी यहाँ पे आ जाएंगी जो भी आप डालना चाहें। और कोई लेंथी सा फॉर्म मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पे ये जेंडर आ रही है, देखिए मैं ये चीज़ें करके नहीं दिखाना चाह रहा, आपको असाइनमेंट में देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इधर से ही आपको चीज़ें नज़र आ जाएं। चलें जी, अब मैं जस्ट कोड को कॉपी करता हूँ। मैं आपको सुब्लाइम टेक्स्ट आखिर में ही दिखाता हूँ, ज़रा मैं ज़्यादा सा कोड कॉपी कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने ये कॉपी किया, ये वाला कोड कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद नीचे मैं चेक बॉक्सेस को भी कॉपी करता हूँ कुछ। ये चेक बॉक्सेस हैं, इनको भी कॉपी कर लेता हूँ। और नीचे इनपुट टाइप में बटन भी है कुछ हैं, उनको भी कॉपी करता हूँ। चलें, ये मैंने चीज़ें कॉपी कर ली। कुछ मज़ीद इनपुट फील्ड्स मैंने कॉपी कर लिया। अभी 1 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा फॉर्म कैसा बन रहा है। और भी कुछ 2-4 चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और फिर हर एक को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ये लेबल है बर्थडे के लिए, डेट इसमें आ रही है और यहाँ पे ये कलर है, कलर को कॉपी करते हैं और डेट को भी कॉपी कर लेते हैं। हम ज़रा जल्दी से काम हो जाएगा हमारे पास। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि W3 स्कूल बेहतरीन स्लाइड्स हैं, आपको मेरी वाली स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं है और उससे ज़्यादा अच्छी स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप इनसे इस्तेफादा करना चाहें तो। मेरी स्लाइड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको उसमें ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जायद है, वहाँ पे नहीं है। ज़रा हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने कम मटेरियल डाला, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है और ये हर जगह अवेलेबल है। मेरी वाली स्लाइड्स आपके कंप्यूटर में रह जाएंगी, ये जहाँ पे भी आपको इंटरनेट मिलेगा वहाँ पे ये आपके साथ चली जाएंगी। चलें, या हम ज़रा एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके। अब मैंने फाइल को सेव किया और मैं अभी फाइल भी आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। अब हम ज़रा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा एक फॉर्म बना। यहाँ पे शुरू में 3 रेडियो बटन्स हैं, ये रेडियो बटन है, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। मेल, फीमेल, अदर्स में आ गया तो ये तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, ये रेडियो बटन की एग्जांपल है। और इस तरह ये आगे चेक बॉक्सेस हैं, ये चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं, सारे के सारे भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। कोई तो ये मल्टीपल चॉइस यूजर को देने के लिए कि उसकी हॉबीज क्या हैं, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं
जो चीज़ें हमने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली उसमें से ये कलर है, कलर पिकर, कलर अगर वो कोई बताना चाहे यूज़र को तो हम वो कलर भी उससे ले सकते हैं, जो भी कलर। और उसके बाद ये देखें बर्थडे के लिए हम उससे कह रहे हैं डेट बताओ जी आपकी, तो वो डेट भी यहाँ से उससे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट वाली तो हमने आगे देख ही ली हैं। तो ये एक फॉर्म आपने देख लिया, इनपुट टाइप्स भी आपने देख ली। अब मैं ज़रा आपको उधर कोड में ले चलता हूँ, जो कोड मैंने वक्तन फक्तन उधर से कॉपी किया। ये देखिएगा जी, इनपुट टाइप सबसे पहले रेडियो बटन है, टाइप में रेडियो लिखा हुआ और कुछ नहीं है। आईडी एक एट्रीब्यूट है, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। नेम को हमने देख लिया, तो नेम में जेंडर लिखा हुआ है, वैल्यू में मेल लिखा हुआ है। वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे यूजर को कुछ दिखाना मकसूद हो तो वैल्यू, वैल्यू यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए है, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज होता है। तो रेडियो बटन के साथ वैल्यू मेल आ रही है, तो और आपने देखा उधर वो नजर भी आ रहा है। लेबल भी आप लगाना चाहें तो ये लेबल नीचे आ रहा है। और फिर उसके बाद दूसरा रेडियो बटन है फीमेल के लिए, तो ये इसकी आईडी भी फीमेल है, इसके नेम में जेंडर डाला जा रहा है और वैल्यू में भी फीमेल आ गया। तो ये उसका लेबल है नीचे। और इसी तरह फिर उसके बाद अदर्स, सर अदर्स वाला एरिया। जी जी क्या हुआ? आईडी सर क्यों यूज की? मैं अभी ये बताऊंगा, अभी हम चंद दिन में इस पे बात करेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे और JS। अभी आईडी को छोड़ दें आप, चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स ना हो, जब इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो मैं इस पर बात करूंगा। अभी मैं इसलिए मैंने कहा कि आईडी को आप इग्नोर कर दें, गोया कि आपने देखी नहीं। ये भी एक एट्रीब्यूट है, किस पर्पज के लिए मैं अभी चंद दिनों में इसको बताऊंगा, जब इसकी जरूरत आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपको रेडियो बटन, 3 रेडियो बटन बने हुए हैं यहाँ पे। पहला वाला रेडियो बटन, ये उसके दरमियान मैंने स्पेस डाल दी। ये दूसरा वाला रेडियो बटन और उसका लेबल यहाँ पे आ गया। ये तीसरा वाला रेडियो बटन अदर्स के लिए और उसके साथ उसका लेबल आ गया। उसके बाद नीचे चेक बॉक्सेस हैं। ये पहला वाला चेक बॉक्स, ये किसके लिए है कि एक आदमी के पास बाइक है कि नहीं है। ये दूसरा वाला रेडियो बटन और चेक बॉक्स कि उसके पास कार भी है कि नहीं। तो ये देखें इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिखा हुआ है। आगे आईडी डालना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। नेम डालना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम फॉर्म से डेटा लेंगे तो नेम ज़रूर होना चाहिए, आईडी भी ज़रूर होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है हो या ना हो, लेकिन नेम ज़रूर होना चाहिए। नेम में जो जिस पर्पज़ के लिए है वो नेम में डाल दें। और वैल्यू चेक बॉक्स में ज़रूरी होती है कि आप इस ये चेक बॉक्स किस पर्पज़ के लिए है तो वो भी साथ में लिखें। लेबल आ रहा है साथ में, टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में मैं बताता जा रहा हूँ, नेम का एट्रीब्यूट्स और वैल्यू का एट्रीब्यूट चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ज़रूरी होते हैं। चलें, ये पिकर, कलर पिकर आ गया। कलर पिकर में टाइप के एट्रीब्यूट में कलर आ रहा है। इधर हर एक का टाइप, जो भी टाइप होगी उसकी वो देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। और नेम में जो भी कलर है, जो जिस पर्पज़ के लिए है वो हम बता रहे हैं उसको कि फेवरेट कलर बता दो अपना, वो फेवरेट कलर यहाँ पे बताएगा। फिर उसके बाद बर्थडे है, तो यहाँ पे ये डेट है, डेट टाइप है, डेट यूजर से लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप में डेट आएगी। तो आगे नेम है कि नेम क्या है, बर्थडे लेना चाह रहे हैं तो इसलिए उसका नाम भी बर्थडे डाल दिया। उम्मीद है ये फॉर्म बनाना आपको आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब एक ज़रा असाइनमेंट सुनिएगा जी। नेम आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, हम ये इनपुट फील्ड किस लिए है, किस पर्पज़ के लिए है, इस इनपुट फील्ड में क्या है। जैसे आप अपना बाजार से एक बैग खरीदते हैं और आप ट्रैवल करने लगते हैं, आपको खदशा होता है कि गाड़ी में, रेलगाड़ी में, हवाई जहाज़ में कहीं मेरा बैग दूसरे लोगों के साथ मिक्स ना हो जाए या चोरी ना हो जाए, तो मैं इसके ऊपर अपना नेम लिख देता हूँ, अपना एड्रेस लिख देता हूँ। तो आप उसके ऊपर नेम चिस्मा कर देते हैं, तो नेम बेसिकली वो है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली यूजर को जो दिखाना होता है, वैल्यू में जो हमें नजर आता है, तो जो यूजर फॉर्म के अंदर जो यूजर को दिखाना होता है वो वैल्यू में आता है। यूजर को हम जो चीज दिखाना चाहते हैं वो वैल्यू में नजर आ रही है कि वैल्यू में वो चीज, इनपुट टाइप में वो चीज वैल्यू में लिखते हैं जो यूजर को दिखानी मकसूद होती है, तो वैल्यू में वो चीज आती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलें जी, 2 मिनट मुझे दे दें, मैं जल्दी जल्दी कुछ स्लाइड्स आपको दिखा दूं और फिर उसके बाद हम QA सेशन करते हैं आज का। और डिटेल QA होगा, जिन चीज़ों को बात समझ में नहीं आ रही, जिन लोगों को कोई इशू आया अभी तक, बात समझ में नहीं आई, उनकी फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही, काम उनसे नहीं हो पा रहा, तो वो लोग ज़रूर QA में प्रिपेयर रहें कि वो लोग पहले आगे QA करेंगे। अच्छा जी, HTML बेसिक HTML स्लाइड्स कुछ देख लेते हैं हम लोग। पहली वाली स्लाइड को चेक करते हैं। ये स्लाइड्स ऑलमोस्ट हमने, आपने स्लाइड से कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है,
लेकिन कुछ चीज़ें स्लाइड्स में होती हैं जो हमने नहीं पढ़ाई होती, तो वो स्लाइड में साथ साथ कवर होंगी। जी, HTML स्टैंड्स फॉर, ये हमने बता दिया है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और ये पहला पेज जो हमने बनाया था वो आपको नज़र आ रहा है, हमने डे 1 में ही बना दिया था। स्क्रीन शेयर कर दें। ओहो, ठीक है जी, स्लाइड्स के लिए चलें, ये आपको नज़र आ रही होगी। मैं अगर इसको मज़ीद जूम कर दूं आपके लिए, फर्स्ट पेज है। इससे पहले आपने देख लिया कि ये पहली स्लाइड है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। कुछ बैकग्राउंड था इसका, उन्होंने आपको बता दिया। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है ये भी मैंने 12 आपको बता दिया। फर्स्ट पेज था, हमने इसको बनाया, इसको कोड भी किया और मैंने कोड कमेंटेड मौजूद है आपके पास। और ये कुछ टैग्स हैं जो हमने बहुत डिटेल में पढ़े। पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, H2 है, href या एंकर टैग है, लिस्ट li लिस्ट आइटम, और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली। HTML टैग, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इसके HTML के, वो इस स्लाइड में बताए गए हैं। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, तो शुरू में ब्राउज़र के लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, कोई और नहीं है। और HTML जब भी लिखनी है तो उसके स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग बहुत ज़रूरी होते हैं। हेड पोर्शन क्या होता है, हेडर मैंने बताया था कि URL बार से जो कुछ भी ऊपर होता है वो हेडर बार होता है। और अगर आप टाइटल दिखाना चाहते हैं तो टाइटल के लिए टाइटल टैग यूज़ होता है, हमने कल डिटेल में इसको देखा था। बॉडी पोर्शन क्या होता है, हमने बताया था कि URL बार से नीचे जो कुछ भी होता है वो बॉडी पोर्शन होता है। इसी तरह पैराग्राफ टैग, हमने कल इसको पढ़ा। इसी स्लाइड में हमने एक इमेज टैग भी आपको नज़र आ रहा है, अभी हमने उसको भी देख लिया बहुत डिटेल में। ये इमेज कैसा लगा हुआ दिखता है, ये आउटपुट है उसकी। यहाँ पे कुछ कोड लिखा गया है, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको देख लिया, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। चलें, ये एक और स्लाइड देख लेते हैं। कुछ बहुत बेसिक सी स्लाइड थी तो इसलिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। एक और स्लाइड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं QA सेशन की तरफ। एक आध मिनट में QA सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी क्यूरीज को प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्लाइड्स क्यों नहीं शो हो रही? स्लाइड्स तो आपके पास शो होनी चाहिए। हो रही हैं स्लाइड्स? जरा मुझे बताइएगा, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? तो ये पुराना मैसेज है। यस सर, आ रही है। चलेंगे, मैं वो पुराना मैसेज होगा, ठीक है। देखें जी, ये HTML की कुछ फॉर्मेटिंग है। HTML में इंडेंटेशन मैंने बताया था। ये एक यहाँ पे, हाँ जी, एक टैग हमने मिस किया, जरा देखिएगा। ये बोल्ड टैग बी टैग है, किसके लिए होता है? हम ये ना फॉर्मेटिंग जितनी भी करेंगे ना वो HTML में नहीं करेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग HTML में मुमकिन है। तो ये बी टैग यूज होता है। हम इसके एग्जांपल नहीं देखेंगे, ट्राई कर लीजिएगा। बी टैग बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को जब बोल्ड करना मकसूद हो तो बी टैग यूज होता है। बाकी ये सब इसी तरह H1, हाँ ये देखिएगा आई टैग आपने देखा, आइटैलिक, अगर टेक्स्ट को आइटैलिक करके शो करना हो तो उसके लिए आई टैग यूज होता है, आइटैलिक जी। और जी समझ में नहीं आई, कोई बात करना चाह रही हैं? कोई स्टूडेंट बात करना चाह रही है? वैसे ही माइक ऑन है। वैसे ही माइक ऑन था सर। करेंगे मैं, ठीक है। इसी तरह यू टैग है चीज़ों को अंडरलाइन करने के लिए। अगर किसी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू टैग यूज होता है। ये सारा कुछ CSS में बहुत उम्दा और आला तरीके से यूज होता है। लोग HTML में आप इसको यूज नहीं करते। डेवलपर्स जो है ना वो CSS के जरिए से इसको ये सारा काम करते हैं, लेकिन मैं ये सबको ऑफ कर रहा हूँ जी। इसी तरह स्ट्राइक टैग है, क्या होता है? पूरे के पूरे टेक्स्ट को ओवरराइड करने के लिए, एक ऊपर लाइन सी काटने के लिए टेक्स्ट को। ये नीचे देखें, स्लाइड के नीचे कटा हुआ नजर आ रहा है, तो स्ट्राइक टैग इसके लिए यूज होता है। इसी तरह TT टैग है, TT टैग, और ये थोड़ा सा ना टेक्स्ट को ये भी मुख्तलिफ फॉर्मेट में करके दिखाएगा। कैसा करके दिखाएगा ये कहीं पे डिफाइन नहीं है। इसकी आउटपुट नहीं नजर आ रही थी, इसकी आउटपुट नहीं दिखाई। रिजल्ट शो विल बी, यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाया गया सही तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, शायद वो दिखाया जाए। चलिए बहरहाल, आप इसको, जिसका नहीं दिखाया गया तो ये भी आइटैलिक ही बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आउटपुट दिखाई नहीं गई। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा कि TT टैग किस लिए यूज होता है। इसी तरह जी सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए दो टैग यूज होते हैं, सब और सुप।
इनके नीचे बॉटम में आपको एक टेक्स्ट छोटा सा नीचे को नजर आ रहा है और ये एक जिस पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है छोटा सा टेक्स्ट ऊपर को नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन करने के टेक्स्ट की फॉर्मेशन है। डेल, बिग, स्मॉल, ये कुछ टेक्स्ट को छोटा बड़ा और डिलीटेड शो करने के लिए है। इनकी आउटपुट भी कहीं शायद किसी स्लाइड में नजर आ जाए, अदरवाइज आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। स्लाइड्स में देख लीजिएगा कि ये टैग किस लिए यूज़ होते हैं। मैं इनकी स्लाइड्स भी अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये सारा कुछ W3 स्कूल में आपके पास मौजूद है, आप इसको ट्राई कीजिएगा वहाँ से। इमेज कैसे इंसर्ट करना है हमने इसको डिटेल में देख लिया है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक अहम चीज़ रह गई है, हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। कल मुझे याद बतलाइएगा ज़रा, विड्थ और हाइट, ये दो एट्रीब्यूट बहुत अहम है, तो कल हम इसको देख लेंगे, विड्थ और हाइट। कोई स्टूडेंट कल मुझे रिमाइंड करवा दिएगा कि शुरू में क्लास में आते ही तो हम HTML के विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को ज़रा ट्राई करेंगे। ये एट्रीब्यूट बहुत अहम है फॉर्मेटिंग में, और आगे CSS में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं, इसलिए हम इनको बहुत अच्छे तरीके से ज़रा ट्राई कर लेंगे। आज ज़रा टाइम नहीं है कि हम इनको एक्सप्लेन कर सकें। इमेज को हमने देख लिया, बॉर्डर इमेज का लगाया जा सकता है, यहाँ पे एक बॉर्डर भी उन्होंने लगा दिया इमेज में। तो ये टेबल में भी हमने बॉर्डर देखा था, यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट के तौर पे बॉर्डर का इमेज लगाया जा सकता है। इमेज की अलाइनमेंट ये इंशाल्लाह 2-4 स्लाइड्स, चलिए ठीक है। अलाइनमेंट, हाइट, विड्थ, इन दोनों को हम कल पढ़ेंगे। ये जरा टैग्स हैं इसलिए इनको कल पढ़ लेंगे। हमने एक टैग पढ़ा एंकर टैग। एंकर टैग के ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप और टारगेटेड फ्रेम। किस पर्पज़ के लिए वो पर्पज़ भी सामने लिखे हुए हैं। जैसे जैसे यूज़ होंगे तो हम भी आपको बताते रहेंगे कि ये क्या पर्पज़ हैं इनके। काफ़ी डिटेल है, सारी डिटेल कोई ज़रूरी नहीं है आप रट्टा लगा लें, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ें एक दफ़ा जैसे जितनी मैंने बताई हैं इतनी जहन नशीन होनी चाहिए, और जितनी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस करने को कहा है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दफ़ा देख के ही बेशक लिख लीजिएगा, तो तब भी ये काफ़ी हो जाएंगी। अब जो चीज़ें मैंने बोली हैं जल्दी जल्दी बताई हैं आपको, वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा ब्राउज़र में मेरा, हाँ ठीक है, आपको नज़र आ रही मेरी ये पेज भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ से कोड भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें। ये देखिए इमेज कैसे लगाना है, ये यहाँ पे इस टेबल कैसे बनाना है, यहाँ पे हिट करेंगे, टेबल की एग्जांपल भी आ जाएगी, वहाँ पे उसका कोड भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। लिस्ट कैसे बनानी है यहाँ पे मौजूद है। और क्या मैंने पढ़ा, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स में मोस्टली एट्रीब्यूट्स जो भी हमने बोले वो सारे के सारे इस ज़मन में आएंगे। यहाँ पे आप इसको हिट करके देख लीजिएगा। पैराग्राफ, स्टाइलिंग अभी हमने नहीं पढ़ी, इंशाल्लाह वो एक आध दिन में उसको भी पढ़ लेंगे। कमेंट्स, फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आनी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं जिनको मैंने कहा कि आप ट्राई कीजिएगा, वो सारी की सारी यहाँ पे उनका बताया गया। ये देखें, बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, आइटैलिक है, इम है, मार्क है, ये सारी चीज़ें, इनके एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कोड ऐसे उठाएं, ये इसका कोड यहाँ से उठाइएगा, इसको ट्राई इट योरसेल्फ पे हिट कीजिएगा, यहाँ से ही आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ। तो इनको सारों को आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो मुझे कल बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा से बयान कर दूँगा। अब हम QA सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट का कोई QA नहीं है तो वो इसको अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें क्लास में, जितना टाइम मौजूद है। जिनके पास QA नहीं है तो वो प्रैक्टिस शुरू कर दें, और जिनके पास कोई पूछने के लायक कोई मसला समझ में नहीं आया। सर पहले असाइनमेंट बता रहे थे, वो बता दें जरा। जी असाइनमेंट भी मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। जी असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट आज की ये होगी कि आपने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म में एक डिटेल फॉर्म होता है जो किसी भी स्टूडेंट के प्रोफाइल लेने के लिए होता है। तकरीबन एक फॉर्म के अंदर ना 10 के करीब इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए, 10 के करीब इनपुट फील्ड्स, मिनिमम 10 से ज़ायद ज़रूर बनाइएगा, आप कोशिश करें कि 10 से ज़ायद बनाएं। फॉर्म में क्या क्या ऐड करना है तो वो ज़रा डिटेल में बताने लगा हूँ आपको, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यूज़र से आपने उसका फ़ोन नंबर लेना है, वो फ़ोन नंबर होना चाहिए उसके अंदर, और यूज़र का एड्रेस, डिटेल एड्रेस लेना है। डिटेल एड्रेस के लिए
मैंने एक चीज़ बताई नहीं है, आप खुद से उसको देखिएगा। टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है, तो इनपुट टाइप में एक टेक्स्ट एरिया भी आता है। टेक्स्ट एरिया कैसे डिफाइन करना है वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। तो गूगल कीजिएगा टेक्स्ट एरिया, इन HTML में टेक्स्ट एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, गूगल आपको बता देगा और उधर से कॉपी कर लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ना भी बताई जाएं तो तब भी गूगल से हमें मालूम पड़ सकती हैं। तो टेक्स्ट एरिया, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया बनाइएगा। यूज़र से उसकी डिग्रीज पूछिएगा, उसने कौन कौन सी डिग्रीज की हुई हैं, उसकी जेंडर मालूम कीजिएगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ले लीजिएगा। ड्रॉप डाउन बटन, हाँ एक ड्रॉप डाउन भी आपको बनाना चाहिए। ड्रॉप डाउन मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि टेक्स्ट एरिया और ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं इनको गूगल कीजिएगा। अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो तब भी कोई मजाइका नहीं है। 15-20 मिनट गूगल कीजिएगा, मैं कल इंशाल्लाह क्लास में इसको बता दूंगा। तो जिस तरह मुख्तलिफ कंट्री कोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, तो यूं कर सकते हैं आप। मैंने 10 के करीब तो इनपुट फील्ड बता दी, बाकी 5-7 आप मजीद भी अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। मुझे जहन में आ गई तो मैं भी आपको बता दूंगा। ओके सर। 15 के करीब कोशिश कीजिएगा कि सब लोग बना लें। ये एक असाइनमेंट है। HTML को लेके आपने एक फॉर्म बनाना है, फिर ये फॉर्म आप बना लेंगे तो इसकी जी मैं कोशिश करूंगा इसकी एक पोस्ट भी क्रिएट कर दूं। तो सबमिट किस तरह करवाना है, कहाँ पे सबमिट करवाना है? कोई कहीं पे भी आपने सबमिट नहीं कराना, आपने अपने पास फाइल बनानी है और कल मैं इसको चेक करूंगा। आपकी स्क्रीन शेयर करके आपसे पूछेंगे कि फॉर्म आपने कैसा बनाया। इधर ही जब सबमिट करने की जरूरत पेश आएगी तो आपसे सबमिट भी करवाएंगे कि वो कहाँ पे आपने सबमिट करना है। जी अब आप अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। आपके पास जो भी इश्यूज है, किसी का कोड रन नहीं हुआ, किसी से फाइल नहीं बन रही, कोड में एरर आ रहा है, HTML लिखी नहीं जा रही, वो सारी क्यूरीज आप कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। सबको मैंने अलाउ कर दिया, जो भी क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, अब हर कोई कर सकता है खुद को क्वेश्चन, जो भी करना चाहे। जी जो भी आप खुद को अनम्यूट खुद ही करें और क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नदीम कह रहे हैं अनम्यूट, तो नदीम जी आप करें क्वेश्चन। असदुल्ला बात करना चाह रहे हैं, करेंगे आप बात कर सकते हैं असदुल्ला। सर वो सबलाइन टैक्स खोलें फाइल उसकी। जी क्या मसला है सर? उसमें वो इमेज का पूछना था मैंने। हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुझे दिखाएं क्या इशू है आपके पास, क्या इशू है आप जरा दोबारा बताइएगा। शुरू में बताया तो था आपने इशू। सर इमेज टैक्स में जो आपने नेम लिखा है वो किसी भी रैंडम इमेज को गूगल से उठा के उसका नाम एज इट इज लिखना है या फुल? अगर जब आप डाउनलोड करेंगे ना, उसको अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो डाउनलोड होगा। उसको उठा के जहाँ पे HTML फाइल पड़ी हुई है वहां पे कॉपी कर लें और उसका नाम रीनेम करके कॉपी कर लीजिएगा वहां से, और उसकी एक्सटेंशन साथ में जरूर डालिएगा। .png जी .png जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी, .png नहीं डालनी, जो उसकी होगी। आप डिटेल में जाके राइट क्लिक कीजिएगा, डिटेल्स में जाके इमेज की जो भी एक्सटेंशन होगी वो आप जाके उसकी डाल लीजिएगा, जो होगी वो डालिएगा। सर किसी रैंडम पिक्चर की दिखा देंगे आप स्क्रीन शेयर करके? स्क्रीन शेयर की हुई है, देखिएगा अब देखिएगा। मैं एक इमेज अच्छा एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक ब्राउजर से इमेज उठाता हूँ, हम चलते हैं, मैं ब्राउजर आपके साथ शेयर करता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं गूगल, ये गूगल तो खुला हुआ है ना, हम इसे चलते हैं यहाँ पे बुक्स की कोई पिक्चर उठा लेते हैं। यहाँ पे बुक्स में चलते हैं, इमेजेस में कोई एक पिक्चर उठाते हैं। ये पिक्चर है, अभी मैं इसको डाउनलोड कर लूँ तो तब भी मुमकिन है, लेकिन ये भी किया जा सकता है कि इसका इमेज URL यहीं से कॉपी कर लिया जाए। ये देखिएगा मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये लाइव इमेज भी उठाया जा सकता है। कॉपी मैंने इसका कर लिया और इसको मैं अगर सेव एज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव एज करें तो सेव एज करने से ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये इसका नाम है और मैं इसको डाउनलोड कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर लूँ। ये नाम यहाँ से कॉपी कर लिया जाए तो ये सेव हो जाएगा। अब इसका
जेपैक इसकी, ये देखिएगा इसकी एक्सटेंशन नीचे क्या आ रही है, जेपीजी, जेपीईजी, ये एक एक्सटेंशन है। इसको मैंने सेव भी कर लिया और इसका यूआरएल भी मैंने कॉपी कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज से ऊपर, यहाँ पे जाके अब मैंने आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ जी फाइल को, ताकि आप फाइल में देख लें। ये देखिएगा जी, मैं यहाँ पे इमेज टैग लगाता हूँ और सोर्स में मैं लाइव इमेज का यूआरएल उठा लिया था। मैंने वहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करके यूआरएल उसको कॉपी किया था, वो यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। तो अभी ये लाइव इंटरनेट से यूआरएल कॉपी होके मेरे पास आएगा और मेरे पेज पे शो होगा। तो ऐसा भी मुमकिन है मैं क्लिक कर सकूँ। और दूसरा तरीकाकार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में चलते हैं, पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये इमेज अभी शो नहीं हुआ जी, नहीं हुआ जी। वो इमेज शायद सही तरीके से उसका यूआरएल कॉपी नहीं हुआ। तो अगर उसका यूआरएल कॉपी हो जाए तो वो शो हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। एक मिनट लगेगा बस, तो डिस्प्ले हो गया। ये इमेज है, इसको राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे जाके कॉपी इमेज एड्रेस को जो जहाँ पे पहले कॉपी किया था वहीं पे उसको मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिएगा वो पूरा का पूरा बुक का इमेज मेरे पास शो होना शुरू हो गया। बहुत बड़ा इमेज है, मैंने इसको ज़रा जूम आउट किया तो ये देखिए आपके पास सामने शो हो रहा है। मैं दोबारा स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। कोड में मैंने क्या लिखा, उसका सही एड्रेस मिला तो मैंने वो सारा डाल दिया। अब मैं लोकल ड्राइव में चलता हूँ और वहाँ से जो मेरे पास डाउनलोडेड फाइल है उसका नाम मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। डाउनलोडेड फाइल चूंकि मैं डेस्कटॉप आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं खुद ही उसका नाम जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है वहाँ से उठा लेता हूँ। ये देखिएगा जी, अब मैंने उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद उसका नाम आपको मैंने दिखाया भी था, वो नाम क्या था। अब आप स्क्रीन अगर आप देख सकें तो देख सकते हैं मेरे साथ, मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है। कुछ गलत हो गया शायद, दोबारा से जी टैग लगाया। ये उस डाउनलोडेड फाइल का यूआरएल है और नाम है और साथ में जेपीजी, ये एक्सटेंशन है उसकी। और मैं जाके अब अपनी फाइल को दोबारा से आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ब्राउजर में आपको दिखा देता हूँ उसके आउटपुट। जी किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। देखें वो इमेज ऐसे ही आपको एज इट इज नजर आ रहा है मेरे ब्राउजर में। जी कोई और क्वेश्चन किसी का जी? जी हर कोई कर सकता है, क्वेश्चन तो कर सकते हैं, मैंने हर एक को अलाउ किया हुआ है। जी ताहिर साहब आप माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन करें। लाइबा मैंने आपके अलाउ कर दिया, आप कर सकती हैं, अपना माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन करें। अनम्यूट नहीं हो रहा। अलाउ ऑल पर्सन, म्यूट ऑल पर्सन, अलाउ ऑल पर्सन तो अनम्यूट। जी अब देखिएगा अब हो रहा होगा आपके सबके पास पर्सन टू अनम्यूट। जी अब हो रहा है? यस सर। यस सर। चलिए शायद सर हेडर और हेड में डिफरेंस बता दें प्लीज। हेड और हेडर जी हेड पोर्शन तो मैंने बता दिया। हेडर क्या होता है ये आने वाले दिनों में आएगा इंशाल्लाह, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाले दिनों में आएगा। हेडर ऊपर पेज के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हेडर। इंशाल्लाह जैसे ही सीएसएस शुरू होगी तो हेडर आपको पता चल जाएगा। हेड पोर्शन बस यूआरएल बार से ऊपर वाले एरिया को हेड पोर्शन बोलते हैं। यूआरएल बार से ऊपर वाले को। हेडर क्या होता है, ये बॉडी के अंदर ही हेडर आता है। हम आने वाले दिनों में इसको बताएंगे, डिटेल में बात होगी इसके। जी और वालेकुम सलाम। सर इसका असाइनमेंट एक बार दोबारा ब्रीफ कर दें। मैंने कहा कि एक फॉर्म आपने बनाना है, यूजर का प्रोफाइल, स्टूडेंट का प्रोफाइल जो होता है वो आपने यूजर से लेना है। तो वो फॉर्म में सारी चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और उसकी हॉबीज, उसकी डिग्रीज, उसकी जेंडर, ये सारी चीजें, इस सारी चीजों का फॉर्म आपने बनाना है। जी सर ठीक है, थैंक यू सर।
जी और कोई सर सिंपल फॉर्म बनाना है या कोई सिंगल फॉर्म होगा, एफबी पेज है जैसे? नहीं एक सिंगल फॉर्म होगा, एक पेज में फॉर्म बनाना है आपने। ठीक हो गया सर इमेज की जो हमने डायरेक्टरी में मूव करना है, ये तो आपने सीधा सीधा सर वो इमेज का वो एड्रेस दे दिया तो वो हो गया। अगर इमेज किसी डायरेक्टरी में पड़ा हो तो उधर हम किस तरह मूव करेंगे? मैंने वही तो बताया ना, जहां पे आपका इमेज पड़ा हुआ है ना वहां से उठाएं, उसको कॉपी करें, कट करें, जो भी करना करें, उस इमेज को उठा के उस डायरेक्टरी में ले जाएं जहां पे आपकी HTML फाइल पड़ी हुई है। मेरी HTML फाइल पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पे, तो मैं अपने सारे इमेजेस को भी डेस्कटॉप पे लेके आ रहा था, तो फिर सीधा नाम दें और साथ में उसकी एक्सटेंशन दे दें। और अगर आप जहां पे आपकी फाइल पड़ी हुई है उस फाइल में HTML फाइल के साथ किसी डायरेक्टरी में इमेज पड़ा हुआ है, तो उसकी एग्जांपल भी मैंने करके दिखाई थी आपको। ये देखें, आप कोई इमेज मेरे फाइल नजर आ रही होगी, यहाँ पे एक इमेज मैंने अभी यहाँ पे कहीं लगाया था, ये देखिएगा, ये वाला इमेज जो हाईलाइटेड है आपको नजर आ रहा होगा, ये दो इमेजेस यहाँ पे हैं। इनमें से सेकंड इमेज जो है ना, ये किसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और डायरेक्टरी का नाम भी साथ में उसका लिखा हुआ है, ये वाला, ये डायरेक्टरी का नाम है और उसके अंदर / आगे डाला और फिर उसके बाद इमेज का नाम है, तो ऐसे देंगे फिर उसको। ये इस तरीकाकार से आप डायरेक्टरी का नाम भी साथ में लगा सकते हैं। सर एक तो ये हो गया ना कि फोल्डर के अंदर इमेज पड़ा है तो उसका बात है, एक है फोल्डर के बाहर जाके कहीं फाइल पड़ी है तो वो कैसे था? वो होगा वो इंशाल्लाह CSS जब हम मजीद आगे जाके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बाहर जाके भी आपको बताएंगे। सिंपल सा उसका तरीकाकार भी है, सिंपल सा, वो भी मैं चलें बता देता हूँ, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं। डबल सर एक क्वेश्चन जी करें जी, और किसी का क्वेश्चन है? अगर सर पूछना ये था कि वो जिस तरह हम किसी दूसरे पेज डायरेक्ट करने के लिए लिंक लगाते हैं ना, डबल डॉट, ये डबल डॉट आता है तो डायरेक्टरी से बाहर जाता है। ये बाहर वाली डायरेक्टरी में पड़ा हुआ तो डबल डॉट लगाएंगे तो ये बाहर चला जाएगा। जी अब दो फोल्डर बाहर जाना तो जी, 2 फोल्डर बाहर जाना है, 1 फोल्डर बाहर जाना तो डबल डॉट आएगा, 2 फोल्डर बाहर जाना तो फिर 2 दफा डबल डॉट आएगा, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। छुट्टी कर सकते हैं? किधर करते हैं जी, छुट्टी कर सकते हैं? छुट्टी वाले क्वेश्चन ना करें जी। अच्छा जी, और जाना चाहे आप जा सकते हैं, ये सेशन में इजाजत है सबको जाने की। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर असाइनमेंट अपलोड किधर करनी है? मैं बताऊंगा अभी। सर ये पूछना था ईमेल एड्रेस को अगर लिंक करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिक करते हैं जी किसी वसीम को तो साहब को ईमेल पे इजाजत चला दीजिए जाए। अभी पहले बात करने की, फिर लियाकत साहब की बारी होगी इसके बाद। जी वसीम साहब, वसीम जी, लियाकत, लाइबा। सर ये पूछना था जिस तरह हम दूसरे पेज पे लिंक लगा रहे थे ना एंकर का यूज करके, तो इस तरह अगर कोई हम ईमेल एड्रेस पे भी लिंक लगा सकते हैं कि जिस पे क्लिक करने के बाद वहां पे ईमेल सेंड हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा भी मुमकिन है। तो लिंक ईमेल सेंड तो नहीं होती, लेकिन कोई एप्लीकेशन लोकल से खुल आती है जिससे आप ईमेल सेंड कर सकें, लेकिन वो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बीच में इन्वॉल्व होती है, कुछ JS यूज करनी पड़ेगी, वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिक लगाना मुमकिन है ऐसा कि ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करें तो नीचे से आउटलुक खुल जाए और आउटलुक में आपकी ईमेल, ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए JS यूज करेंगे तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन HTML में ऐसा मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुदस्सिर सर असाइनमेंट जो है वो अपलोड किधर करनी है? मैं बताऊंगा, अभी कहीं अपलोड नहीं करनी है, आप अपने पास रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप देखूंगा, जब अपलोड करने का वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। अभी ये कोई ऐसी मेजर असाइनमेंट नहीं है, इंशाल्लाह जैसी मेजर असाइनमेंट आएगी वो अपलोड होगी। अभी ये आपके लैपटॉप्स में ही आपसे पूछूंगा और देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे। जी जरूर सर, हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे या फिर एंड्रॉयड ऐप के बारे में भी पढ़ेंगे सर? जी हम सिर्फ वेब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। समीउल्लाह का बात बीच में रह गई, समीउल्लाह बात नहीं करना चाह रही, जल्दी से क्वेश्चन किया करें ना, फॉर्मेलिटी में ना रहा करेंगे। अभी सर पहले आप सलाम करेंगे, फिर पाज लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा, तो पहले से चीजों को प्रिपेयर रखें और इमीडिएटली सवाल दाग दें। सर मैं पूछ रहा था कि हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे या एंड्रॉयड ऐप के बारे में पढ़ेंगे? हम वेब बेस्ड चीजें पढ़ेंगे, अभी एंड्रॉयड को नहीं हम पढ़ेंगे। मैंने ये सारी डिटेल लेक्चर दिया इस पे, अगर जो लोग अब ज्वाइन किए हैं अभी तक ग्रुप के अंदर पिछले तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आने वाले दिनों में हम पुराने सारे लेक्चर डिलीट कर देंगे और सिर्फ
24 आवर लेक्चर रहा करेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो लोग नए आए हैं वो ग्रुप में जाएं और पिछले दिनों के तमाम 4-5 लेक्चर जितने भी हैं वो सारे के सारे सुन सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। जी और कोई साहब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कंटेंट को हाइड किया, कमेंट किया, वो कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क से, सर अगर हम उसको दोबारा से शो करना चाहें, कुछ हमें उसमें चेंजेस करना है, एरिया को आप सिलेक्ट करें जिसको अनकमेंट करना चाह रहे हैं और फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क कर दें तो वो अनसेलेक्ट हो जाए, वो अनकमेंट हो जाएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी अहसन साहब, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको कल मैसेज किया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। क्या मैसेज किया था आपने? जी वो सर आपने गिग का बोला तो भैया आप मुझे जी मैं उसको देखूंगा तो इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। मुझे जरा मौका नहीं मिला आपकी गिग को देखने का। इंशाल्लाह दोबारा आप मैसेज कर दीजिएगा एक दफा फेसबुक पे, तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अगर आपको रिप्लाई ना आए तो एक आध दिन के बाद दोबारा जरा मैसेज कर दिया करें ताकि रिमाइंडर रहे आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अब्दुल सलाम। सर मैंने पूछना था, जो डाटा हमने लेना है फॉर्म में, अगर उस डाटाबेस में हमने स्टोर करना हो तो उसके लिए PHP के साथ अटैच करनी पड़ेगी MySQL के लिए? जी अभी तो आप सिर्फ फॉर्म बनाएंगे, इंशाल्लाह फॉर्म से डेटा लेना कैसे है, डेटाबेस में स्टोर कैसा करना है, PHP उसके लिए यूज होगी कैसे होगी, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। ये सारा करके दिखाएंगे यहाँ पे। जी लाइबा काफी देर सर एक क्वेश्चन चाह रही हैं, सर उन्होंने अलाउ तो किया, HTML का MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? जी कौन सर? जी सर HTML को सर MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सर? अभी सब कुछ होगा, ये सारी चीजें होने वाली हैं। HTML जस्ट डिस्प्ले के लिए होती है और HTML का जो काम होगा वो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी आनी है, ये तो अभी स्टार्ट लिया हमने। इंशाल्लाह ये सारी चीजें आएंगी। HTML PHP के साथ कनेक्ट होगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो कनेक्ट हो जाती है। सर जी हम PHP कंप्लीट करेंगे? जी PHP कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, स्टार्ट से एंड तक। सर एक सवाल पूछना था कि जी इमरान साहब। सर एक सवाल था कि अगर हमने इनपुट लेना है यूजर से और उसकी अपनी का कोई इनपुट डालना हो तो उसके लिए फॉर्म में क्या यूज करते हैं? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। आपने क्या फॉर एग्जांपल यूजर को हम चॉइसेस देते हैं डिफरेंट 5 to 6 चॉइसेस देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ऐड चॉइस ऑफ योर ओन, तो अपनी मर्जी की चॉइस किस तरह यूजर ऐड कर सकते हैं? मतलब जो कि सर्व कर रहा एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल देना, ऐसे चॉइस कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम चॉइसेस देते हैं कलर के बारे में, रेड येलो ग्रीन व्हाइट वगैरह, उसके बाद फिर 5वीं ऑप्शन देते हैं चॉइस यूजर की, तो यूजर वो अपनी मर्जी से कौन सी चॉइस यूज कर सकते हैं? देखें अब यूं करेंगे, रेड ग्रीन कलर के लिए आप चेक बॉक्सेस लगाएंगे, उसका हर एक चेक बॉक्स के साथ रेड ग्रीन पर या रेडियो बटन लगा देंगे। कोई एक करवाना है या मल्टीपल करवानी है तो फिर इस तरह, और जब लास्ट योर ऑन चॉइस लिखना है तो उसके आगे इनपुट टाइप में कलर लिख देंगे, वो खुद ही कलर अपना चूज कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई? सर नॉर्मली अदर करके लिखा होता है वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऐसा भी होता है, इनपुट फील्ड भी साथ में डाली जा सकती है और इनपुट फील्ड में खुद अपना कलर टाइप भी किया जा सकता है और कलर पिकर भी डाला जा सकता है। जी और कोई साहिब? सर जी मेरा अकाउंट है फाइवर पर और 1-2 क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी हुई है, तो मेरी गिग्स भी बनी हुई हैं 2-3, तो आप प्लीज मेरा अकाउंट रिव्यू कर लें। हाँ मुझे URL सेंड कर दीजिएगा, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी जरा नोट कीजिएगा, आज से जितने भी लोगों के ऑर्डर्स आएंगे, यानी लास्ट वीक से जितने भी लोगों जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे उनका एक स्क्रीनशॉट मुझे जरूर सेंड करते रहिएगा ताकि हम उनको वो हमारे लूप में रहे, हमारे साथ कनेक्टेड रहे, हम उनको ट्रैक करते रहेंगे। हमारे इतने स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी सर जी थोड़ी बता देना फाइवर के बारे में किस दिन के, ये बाय रिक्वेस्ट के बारे में। जी इंशाल्लाह ये थोड़ी सी थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर दें। जरा स्टूडेंट्स को HTML आना शुरू हो जाए तो फिर हम ये देखेंगे कि HTML से ही फाइवर से पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो फाइवर HTML के जरिए से ही हम ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेंगे। चंद स्टूडेंट्स ने शुरू में इश्काल भी किया था कि हमें फाइवर आ गया लेकिन हमें काम कुछ नहीं आता, तो इसके लिए अभी HTML जैसे ही HTML कंप्लीट होती है आप फॉर्म बनाने के काबिल हो जाते हैं, आप लैंडिंग पेज बनाने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह छोटे मोटे टास्क HTML में कर पाएंगे तो फिर आप फाइवर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी वीक में पढ़ेंगे फाइवर। जी ये जैन बासित साहब को कोई ऑर्डर मिला है या आपके पास स्किल्स हैं?
नहीं, अभी आपको ऑर्डर मिले हैं या पहले के हैं? अभी इस वीक में मिले हैं? अगर इस वीक में मिले हैं तो उनका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको 3 ऑर्डर मिले हैं, इसी वीक में मिले हैं, लास्ट वीक में मिले हैं, तो फिर हम उनको देंगे आपसे, और फिर उनके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा। ये इमरान साहब का भी ऑर्डर है, इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा जी। जितने भी ऑर्डर होगा फाइवर पे है, तो जो ऑर्डर खोलेंगे, ऑर्डर को खोल के पूरे पेज पे जब ऑर्डर आएगा तो उस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट, जिसमें ऑर्डर आईडी आ रहा होता है, ऑर्डर की अमाउंट आ रही होती है, वो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा। इमरान साहब और जैन बासित। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी साहिब ने मुझे बताया था कि उनके पास कोई एरर आ रहा है, लेकिन एरर वाले साहिब अभी तक आए नहीं कि उनके पास HTML नहीं चल रही या कुछ HTML लिखने में दुश्वारी हो, तो वो कोई स्टूडेंट नहीं आया। जी यासिर साहब मोटिवेट होना चाहते हैं, चलें जी, कोई ऐसा बटन भी दबाते हैं किसी दिन, सब लोग मोटिवेट हो जाएं। इंशाल्लाह कल थोड़ी सी बात करेंगे। टाइम टू टाइम हम बात करते रहते हैं, लोग मोटिवेशन से ना ज़रा परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बातें, खुश किसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। बहरहाल मैंने शुरू में थोड़ा सा मोटिवेट किया था, टाइम टू टाइम हम बात करते रहेंगे इस पर भी। चलें जी, ये इमरान साहब ने जल्दी आपको दुआ दे के मोटिवेट कर दिया। मैंने ये सारा बताया हुआ, दूसरे लेक्चर में आप पढ़ लीजिएगा, ये साइमा दूसरा लेक्चर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आप समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। मैं डिटेल में बताया था दूसरे लेक्चर में, वो अभी ग्रुप में मौजूद हैं, चंद दिन में वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अभी आप जो लोग नए आ रहे हैं, ग्रुप में सारे लेक्चर अभी मौजूद हैं। शायद नेक्स्ट वीक से मैनेजमेंट अभी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही उनकी तवज्जो आई उन्होंने ये सारे लेक्चर डिलीट कर देने हैं, और 24 आवर लेक्चर रहा करेगा, इसलिए साथ साथ रहें। पिछले लेक्चर्स को अभी आप ले सकते हैं। वेब डेवलपमेंट हम डिटेल में सीखेंगे। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रखते, CS बैकग्राउंड नहीं है, IT बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने ये नहीं पढ़ी हुई, हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही हो रही है, तो वो लोग जरूर क्वेश्चन किया करें। उनके कोई प्रॉब्लम आए तो वो जरूर पूछा करें, उनको कोड लिखने में कोई इशू आएगा। बहरहाल मैं चीज़ें बहुत डिटेल में और बहुत स्लोली बता रहा हूँ ताकि उनको भी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। लेकिन अगर वो लोग क्यूरी नहीं करेंगे तो फिर 2 हफ्ते बाद वो कहेंगे जी मुझे तो HTML लिखनी नहीं आ रही, फाइल ही बनानी नहीं आ रही, तो 2 हफ्ते बाद चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाएंगी। अभी साथ साथ बताएं। रोजाना कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो रोजाना आप बताएं। रोजाना आपको कोड में एरर आता है, आपके पास कोई मसला आता है, तो वो जरूर डिस्कस करें। 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद या कोर्स के एंड पे आप बताएं सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो माजरत के साथ फिर मैं उस वक्त कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। अभी हेल्प करनी है। आज का टास्क आप आज समझ में नहीं आया तो आज आप पूछें, कल पूछें, परसों पूछें, इसी वीक में पूछ लें तो चीजें समझाई जा सकती हैं। सर आपने सैचुरेशन से रेलेवेंट कुछ बात करनी थी कि अगर इतने सारे लोग जो हैं सब वेब ऑर्डर्स लेना शुरू कर देंगे तो हाउ कैन वी कंप्लीट, कुछ ऐसी बात आपने कही थी। मुझे जहन में नहीं रही, क्या बात थी, दोबारा जरा रिपीट कीजिएगा। सर किसी ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आज से कोई 4-5 लेक्चर पहले, हमारे इनिशियल जब लेक्चर से, कि जब इतने सारे लोग वेब डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे तो इससे सैचुरेशन हो जाएगी, और फिर आपने कहा था कि मैं इस पे कुछ बात करूंगा। हाँ, हमने थोड़ी सी बात की थी, शायद मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया उस दिन, तो मैंने इस पे डिटेल में बात की थी। हमने एक बताया था कि पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया से कनेक्टेड है हम लोग, तो हमारे टारगेट ऑडियंस है ना पूरी दुनिया है, तो इसलिए जितनी भी लोग वेब डेवलपर बन के आएंगे मार्केट में, वो पूरी दुनिया की डिमांड को अभी पूरी नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में IT इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। अभी तक तो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3-4 बड़े-आज़मों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो और हाल ये है कि एशिया बहुत तेजी से IT में आता जा रहा है। हर मुल्क में सिस्टम्स ऑटोमेट हो रहे हैं, लोग मैनुअल सिस्टम को अब छोड़ रहे हैं, रजिस्टर्स को, कॉपीज को, और जो भी फाइलिंग सिस्टम को छोड़ के उनको लग रहा है कि अब सारा काम कंप्यूटर से लेना चाहिए। ये इंसानों की बस की बात नहीं है इतना सारा डेटा हैंडल करना। तो इसलिए हर मुल्क में ये दौड़ चल पड़ी है कि ऑटोमेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेट होती जा रही हैं। तो जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है वो भी ये चीजें सोचना शुरू कर दी उन्होंने भी। तो अभी तक यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स की
डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो जितने भी डेवलपर्स आएंगे वो खपते चले जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड कर रही है, नए से नए लोग बीच में आते चले जा रहे हैं, मार्केट बढ़ती जा रही है, जॉब्स बढ़ती चली जा रही हैं। उस तेजी से डेवलपर्स अभी भी मार्केट में नहीं आ रहे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत बढ़ रही है, अभी भी एक्सपेंड होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। नए से नए तरीकाकार लोग अपने बिजनेस करने के ऑनलाइन आते चले जा रहे हैं। तो जितनी भी तरीकाकार बढ़ते चले जा रहे हैं उतनी ज्यादा हमारी जरूरत बढ़ती चली जा रही है। ये अब्दुल सलाम और लाइबा, इनके हाथ अभी तक भी अप है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इन्होंने क्वेश्चन कर लिया या कैसे इनको मैं मौका दूं कि ये भी अपनी बात पूछ लें। चलें, बहरहाल अगर आपका क्वेश्चन हो चुका तो आप हैंड डाउन कर लिया करें ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो जाए। जी, कोई और बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी से चीज़ों को रैप अप कर दिया, इस क्वेश्चन को भी। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर में मैंने शायद लास्ट फ्राइडे को बात की थी हमने, तो फ्राइडे वाले लेक्चर अभी भी ग्रुप में मौजूद है, आप उसको ले सकते हैं, उसमें देखिएगा। दो की चीज़ें मैंने साथ में ऐड कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपने कस्टमर को वेबसाइट की एक्सेस कैसे देते हैं अपने पीसी से? जी, इंशाल्लाह वो भी अभी थोड़ी सी बनना शुरू हो जाए वेबसाइट, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगा कि वेबसाइट की एड्रेस एक्सेस कैसे देंगे। सिंपल तरीकाकार ये है कि वेबसाइट का सारा कोड, जैसा कि अभी हमने HTML बनाई, एक फाइल है, 2 फाइल है, 10 फाइल है, 20 फाइल है, उनको एक फोल्डर में रखें, एक डायरेक्टरी में रखें, फोल्डर और डायरेक्टरी सेम माना है, उनको जिप करें और यूजर को सेंड कर दें। और यूजर अपने पास जो भी उसका करना चाहेगा वो कर लेगा। अगर वो कहता है जी मैं इनका क्या करूं, मुझे किसी सर्वर पे डिप्लॉय करके दो, तो डिप्लॉय करने का तरीकाकार भी चंद दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर जिनका फाइवर वगैरह का भी कोई है नहीं है या अपवर्क वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, उसमें जो सर वो मौके से फायदा उठाने वाले अगर क्लाइंट्स आ जाते हैं, हम उन्हें अपना काम दे भी देते हैं और फिर वापस पैसे मिलते नहीं है या पूरे नहीं मिलते, क्योंकि मेरा सर कोई आइडिया है नहीं, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइवर बीच में और अपवर्क बीच में है ही इसलिए कि बोथ हैंड्स को सिक्योर करें। अगर आप उनको अपना काम दे देते हैं और फाइवर के चैनल के थ्रू देते हैं, यानी आपके पास प्रूफ है कि आपने उसको काम डिलीवर कर दिया है, तो फाइवर आपको पैसे देगा, अपवर्क आपको पैसे देगा, और वो क्लाइंट भाग नहीं सकता। क्योंकि वो क्लाइंट जब आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने से पहले वो पैसे फाइवर और अपवर्क को देता है, तो तब ऑर्डर दे पाता है, अदरवाइज वो ऑर्डर ही नहीं दे पाता। तो फाइवर और अपवर्क सिक्योरिटी के 20% चार्ज करते हैं। जी सर, मेरी एक्चुअली अपवर्क की किसी ऐसे पर्सन से बात हुई थी और वो बता रहे थे कि जितना मैं काम करता हूँ मुझे उसका हाफ वापस मिलता है। रीजन बीइंग, मुझे जो क्लाइंट है वो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देता है काम लेने के बाद कि ये काम तो वो था ही नहीं जो मुझे चाहिए। देखिए, ऐसा कभी होता है मार्केट में, हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग जरा अच्छे बिहेवियर के नहीं होते, अच्छे लोग कंसिडर नहीं किए जाते, तो वो इस तरह के कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आदमी काम मिलने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो दुकान खोलता है जब आदमी, जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता रहता है। और कभी एक आदमी का एक्सपीरियंस बुरा ही रहता है, उसको हमेशा बुरे लोग ही टकरते रहते हैं कि कोई आदमी दुकान में बैठ के ये भी गिले कर रहा होता है जी मेरे पास तो कोई अच्छा कस्टमर आया ही नहीं। तो ऐसा कभी हो भी जाता है। और कभी आदमी के अंदर खुद अपने अंदर कोई बुराई होती है कि वो सही तरीके से अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर पाता। तो ऐसा हम ये सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे कि अच्छे बुरे में तमीज कैसे करनी है। ये इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग पे डिटेल लेक्चर्स आने वाले हैं। थोड़ी सी स्किल्स सीखने के साथ साथ हम डिटेल ये देखेंगे क्लाइंट एवेल्युएशन कैसे होगी। हम अच्छे क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करें, बुरे को साथ नहीं करें, तो उनको एवेल्युएट कैसे करेंगे, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे हम डिटेल में। तो आप परेशान ना हो, जो आप काम करेंगे आपको उसका पूरा का पूरा रिवॉर्ड मिलेगा। हम सारी की सारी टिप्स आपको देंगे। आपका काम होगा कि उनको उन टिप्स को याद रखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ज़हन नशीन कीजिएगा, फिर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई एक आध आदमी आ जाता है जो हमारे साथ भी ब्लंडर कर जाता है, तो वो तो होता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उसके साथ भी हाथ हो जाते हैं। पूरे मुल्क बिजनेस कर रहा होता है, तो मुल्क के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोई आदमी हाथ करके चला जाता है। बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनको भी लोग लूट के चले जाते हैं। तो कभी वो बैंक वाले ही बीच में इन्वॉल्व होते हैं लूटने में। तो ऐसा तो अपॉर्चुनिटी, ये पॉसिबिलिटी तो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है कि कोई भी किसी को भी किसी वक्त भी लूट के चला जाए। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं अपने एंड पे कि अपने आप को सिक्योर करें। किसी भी ऐसे, जब आदमी ग्रीडी अप्रोच अपनाता है, वो लालची बनता है थोड़ा सा, तो वो कहता है जी ज्यादा प्रॉफिट कमा लूँ,
तो ज्यादा के चक्कर में कभी फिर उससे सर आप वो अपना ना कवर से बाहर निकल आता है, जो उसने सोचा होता है कि मैंने ये काम नहीं करने, तो वो ज्यादा के चक्कर में वो गलत काम कर लेता है, जिससे फिर कोई और उसको हाथ कर देता है उसके साथ, ऐसा होता है जी। सर मोस्टली फाइवर पे काम ज्यादा होता है या अपवर्क पे ज्यादा काम होता है, और आप ज्यादातर फाइवर यूज करते हैं? लेकिन ये अपवर्क फाइवर जो होता है ना वो स्टार्टिंग के लिए होता है, स्टार्टिंग के लिए फाइवर से लोग स्टार्ट लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो अपवर्क पे चलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का बिजनेस फाइवर पे बहुत अच्छा चलता रहता है, फाइवर से ही उनको बड़े क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। कुछ लोग फिर अपवर्क पे मूव कर जाते हैं, तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कुछ अर्सा इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं यार अब ये इनसे मुझे काम नहीं करना, मुझे डायरेक्ट रिलेशंस बनाने हैं, तो लोग साल 2 साल इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, फिर उनको ऐसे कस्टमर्स मिल जाते हैं कि उनको इन प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। ज्यादा काम अपवर्क पे होता है, बड़ा काम अपवर्क पे होता है, फाइवर पे जरा छोटा काम होता है, कंटिन्यूसली आता रहता है, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद आता है। अपवर्क पे खुद ब खुद काम नहीं आता, आपने खुद अप्लाई करना होता है, डिटेल ये चीजें आने वाली हैं। ये मेरे ख्याल अब हम ना क्लास को वाइंड अप करते हैं। HTML से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं जो आज का लेसन हमने पढ़ा उसको लेके कोई क्यूरीज हैं तो वो करें। इन सारी चीजों का ये तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, इन पे अभी हमने लेक्चर दिए नहीं। आपकी सारी क्यूरीज ऐसी हैं कि इनका आंसर आने वाला है, मैं पूरे के पूरे लेक्चर इन पे देने वाला हूँ, तो इनके आंसर करना गैर मुनासिब है अभी। HTML जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कर लें, अदरवाइज मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। जो आज लेक्चर हमने दिया उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो कीजिए, करें, अदरवाइज बाकी ये क्यूरीज इंशाल्लाह इनके आंसर्स आने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल 2 बजे, कल पूरे 2 बजे हम स्टार्ट लेंगे। आप सब लोग 2 बजे तशरीफ लाइएगा, लेट ना होइएगा।